नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विदेश दौरे अक्सर विवादों के घेरे में रहते हैं। विवादित बोल जर्मनी से भी बोले गए और बीजेपी को जैसे बैठे बिठाए मौका मिल गया। राहुल गांधी पर सत्ता पक्ष एक बार फिर हमलावर है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने आरोप लगाया है कि राहुल और कांग्रेस भारतीय लोकतंत्र में अराजकता और अशांति फैलाना चाहते हैं। उन्होंने बीजेपी पर भारतीय संविधान को खत्म करने की साजिश रचने का आरोप लगाया विदेशी धरती से। कभी वो डेड इकोनॉमी की बात करते हैं तो कभी कहते हैं कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो गई है। जातिगत जनगणना, वोट चोरी का मुद्दा भी खूब उछाला गया, लेकिन उससे फायदा तो कुछ हुआ नहीं। उल्टे बिहार से बोरिया बिस्तर समेट कर आना पड़ा। और जब इस तरह के बयान वो विदेशी धरती पर जाकर देते हैं तो कांग्रेस के भी कुछ नेताओं को कहीं ना कहीं नागवार तो गुजरता ही है। राहुल गांधी के जर्मनी दौरे पर उनकी मोटरसाइकिल पर बैठे हुए एक तस्वीर भी सामने आई। जर्मनी में BMW के कारखाने में कर्मचारियों से बात करते हुए उनका वीडियो भी देखा गया। उन्होंने खुद पोस्ट किया। और हाँ, यहाँ भारत में अक्सर ठंड को नकारते हुए वाइट टी-शर्ट में घूमने वाले राहुल गांधी वहाँ गर्म जैकेट पहने हुए भी नजर आए, तो इस पर भी विरोधियों ने उन्हें खूब ट्रोल किया। कांग्रेस ने सोमवार की रात इस बातचीत का एक वीडियो भी जारी किया। वीडियो में राहुल गांधी कहते हुए दिख रहे हैं कि बीजेपी राज्यों की समानता, भाषाओं की समानता और धर्मों की समानता के विचार को खत्म करने की बात कर रही है। बीजेपी ने देश की संस्थाओं पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है, जबकि इसे लेकर भाजपा का कहना है कि राहुल गांधी विदेशों में जाकर भारत को बदनाम करते हैं, बाहर जाकर विरोधी ताकतों से मिलते हैं, राष्ट्रीय हित के खिलाफ गतिविधियों में शामिल रहते हैं। तो ये सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच के आरोप प्रत्यारोप हैं, जिनके मायने निकाले जाते हैं और इनके कुछ ना कुछ पॉलिटिकल रीजन भी होते हैं। लेकिन अब लगातार हार के बाद एक राज्य में कांग्रेस चुनाव हारती जा रही है। अब इन हार के बाद कांग्रेस के लिए रास्ता क्या बचता है? कैसे टूटती पार्टी को बचाए रखें? क्या प्रियंका गांधी के हाथ में बागडोर सौंप देनी चाहिए? विकल्प कौन कौन से हैं उनके पास? देखा जाए तो एक नहीं, कई समस्याएं पार्टी के सामने मुंह बाए खड़ी हैं, जिनका कांग्रेस आलाकमान को आने वाले नए साल यानी 2026 में हल निकालने की दिशा में तो सोचना ही होगा। राहुल गांधी ने 2025 के आखिरी में यूरोप का दौरा किया। दौरे को लेकर सत्ता पक्ष के नेताओं ने पहले ही हमला बोला। अब उनके विदेश लौटने पर उनके सामने नई चुनौतियां खड़ी हैं। पूरी स्टडी की है हमने और आज हम आपको बताएंगे कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को 2026 में ऐसे कौन कौन से फैसले हैं जिन पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो कांग्रेस पार्टी के सामने मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं, असंतोष बढ़ सकता है, कार्यकर्ता निराश हो सकते हैं और पार्टी के कुछ और भी नेता हैं जो कांग्रेस को अलविदा भी कह सकते हैं, जिसमें सबसे अहम है शशि थरूर का नाम। थरूर भी इस समय आर पार के मूड में दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी की वापसी के बाद उनसे मिलकर अपने फ्यूचर पर जरूर बात करना चाहेंगे। केरल में सत्ता में वापसी की आस लगाए पार्टी को सबसे पहले इस मुद्दे को ही हल करना होगा, क्योंकि इसी गुटबाजी के चलते पिछले चुनाव में एक बार कांग्रेस एक बार लेफ्ट वालों का जो इतिहास चल रहा था, इसी ढुलमुल रवैये की वजह से लेफ्ट ने कांग्रेस को हराकर दोबारा सत्ता हासिल कर ली। तो कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा टास्क है थरूर को जाने से रोकना। और चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे राज्य की जहां सरकार तो कांग्रेस की है, बावजूद इसके अक्सर आफत बनी रहती है और आपस में भी ठनी रहती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं का से केरल के बाद का से कर्नाटक की। सिद्धारमैया और DK शिवकुमार के बीच मुख्यमंत्री की कुर्सी का झगड़ा जग जाहिर है। राहुल गांधी के लिए ये सबसे बड़ा टास्क भी है। ये राज्य और CM की कुर्सी, एक को मनाओ तो दूजा रूठ जाता है। यही कांग्रेस के पास सबसे बड़ा राज्य है। वहां भी दो बड़े नेताओं के बीच फैसला आलाकमान के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। तो कैसे दोनों नेताओं को संतुष्ट कर पाएंगे, ये राहुल गांधी और पूरी टीम के लिए भी सबसे बड़ा वर्क है। नहीं तो यहां से भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं उसकी जिसकी अक्सर राहुल गांधी हर मंच से शिकायत करते हैं, जाति जनगणना। जाति जाति का कार्ड खूब खेला गया। बाकी के राजनेता है राहुल गांधी से खुद उनकी जाति पूछने लगते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने जो बिहार में जाति कार्ड खेला वो तो धराशायी हो गया। खुद उन्होंने अपनी पार्टी के लिए सुवर्ण भूमिहार वर्ग के अखिलेश प्रसाद सिंह को हटा दिया और दलित राजेश राम को अध्यक्ष बना दिया। OBC पार्टी RJD से समझौता कर लिया और रिजल्ट निकला 0 यानी 0।
तो देखा ना आपने, हमारे बिहार के दर्शक इसे अच्छे से जानते होंगे कि कांग्रेस का कितना बुरा हश्र पूरे बिहार के चुनाव में हुआ। जाति जनगणना के खेल में वोटर अधिकार भी शामिल कर लिया गया, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। तो इस पर भी होमवर्क करने की जरूरत होगी कि जाति जनगणना से कांग्रेस को फायदा हो रहा है या नुकसान। हर जगह जोर जोर से चिल्लाते हुए खुद ही कह रहे थे कि जाति जनगणना होनी चाहिए, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। खैर, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और चलते हैं महाराष्ट्र का रियलिटी चेक करने, जहां शिकायत यह है कि पुराने नेताओं को दरकिनार करके नए लोगों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई और हर्षवर्धन सपकाल को अध्यक्ष बना दिया गया। तो नकल के लिए अकल की भी ज़रूरत होती है। बीजेपी नए लोगों को लेकर ज़रूर आती है, उन पे दांव लगाती है, लेकिन पूरी छानबीन के साथ पूरा वर्क करती है। खैर, अब महाराष्ट्र की अगर बात करते हैं तो अभी अभी हुए चुनाव में कांग्रेस लगभग हाशिए पर चली गई है, जबकि ऐसा राज्य था महाराष्ट्र जहां कांग्रेस का मजबूत गढ़ हुआ करता था। कोई और पार्टी यहां से जीत के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन पार्टी यहां भी शर्मसार हुई, यानी बुरी तरह से करारी हार हुई है। और इससे भी सबक लेते हुए पार्टी की मजबूती के लिए कुछ तो नया सोचना पड़ेगा राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और उनकी टीम को। अब शीतकालीन सत्र में सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहा? मनरेगा, जिसे मोदी सरकार ने यूपीए सरकार की योजना का नाम ही बदल दिया और रोजगार के दिन 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दिए और खूब उसका प्रचार भी किया जा रहा है। महात्मा गांधी का नाम तक हटा दिया गया, जिसे लेकर कांग्रेस एक भ्रम में थी कि मनरेगा को तो कोई छू भी नहीं सकता। इस मुद्दे को जनमानस का मुद्दा बनाने की चुनौती है अभी कांग्रेस के सामने। अभी इस पर विरोध खत्म नहीं हुआ है, बिल जरूर दोनों सदनों में पास हो गया है। तो क्या कांग्रेस इस मुद्दे को बढ़ाएगी? क्या कांग्रेस महात्मा गांधी का नाम फिर से इस बिल में जोड़ पाएगी? इतना विरोध होगा उसका, ये भी देखना होगा, वरना हर बार की तरह वही ढाक के तीन पात। अब बात करते हैं वोट चोरी की, जिसे अक्सर कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के नेता और राहुल गांधी भी करते हैं। भले ही कांग्रेस तकनीकी तौर पर वोट चोरी को अपने तर्कों से जायज ठहरा रही है, लेकिन बिहार में वोट चोरी पर राहुल ने यात्रा भी निकाली। इसे देश भर में वो मुद्दा बनाना चाह रही थी। दिल्ली में इसी मसले पर उसने रामलीला मैदान पर एक बड़ी रैली भी की थी, लेकिन इसी के बाद महाराष्ट्र निकाय चुनाव में बिहार की तरह जनता के बीच मुद्दा बनता नहीं दिखा। इस पर कुछ भी नहीं हुआ। अब इस मुद्दे से जनता को जोड़ना उसके लिए भी एक बड़ी चुनौती हो गई है कि अगर वोट चोरी हो रही है, आपने प्रोजेक्ट बनाया, पूरा डिटेल उसका दिखाया, लेकिन कहीं धरातल में दिख नहीं रहा, उसका असर भी नहीं दिख रहा और एसआईआर पर धड़ल्ले से काम कर रही है सरकार। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कुछ और विकल्पों पर बात करते हैं कि राहुल गांधी एंड टीम के लिए और क्या क्या विकल्प हो सकते हैं। सवाल यह है कि क्या 2027 में यूपी के चुनाव में फिर से साइकिल की सवारी करेगी कांग्रेस? अगर होगी तो सीटों के बंटवारे को लेकर राह इतनी आसान भी नहीं होगी। यूपी में समाजवादी पार्टी से मनमाफिक सीटें मिलना और सीटों की संख्या गठबंधन में हासिल करना भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद सियासी असफलताओं ने कांग्रेस को बैकफुट में ढकेल दिया है और समाजवादी पार्टी इसका पूरा फायदा भी उठाएगी, क्योंकि उसे लग रहा है कि वो ज़्यादा मजबूत है और है भी। कांग्रेस यूपी में कमज़ोर है, समाजवादी पार्टी ज़्यादा मजबूत है। दरअसल कांग्रेस यूपी में 2017 में सपा के साथ गठबंधन के तर्ज पर 100 से ज़्यादा सीटें चाहती है, जो फिलहाल सपा देने के मूड में तो बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन एक और कड़ी जुड़ रही है। यूपी के पहले चुनाव होने हैं बंगाल में और 2026 के बंगाल चुनाव को लेकर भी आला कमान को बड़ा फैसला करना पड़ सकता है। प्रदेश इकाई ने अकेले लड़ने का फैसला किया है और आला कमान को बता भी दिया है। तो वहीं ममता के धुर विरोधी पूर्व अध्यक्ष और ताकतवर नेता अधीर रंजन लेफ्ट के साथ तालमेल के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी को भी एक तरह से हाशिए में कर दिया गया है। वहीं खुद को इंडिया ब्लॉक लगातार हिस्सा बताती आ रही है। टीएमसी ने कांग्रेस के साथ लोकसभा में तालमेल तो नहीं किया, दिल्ली में भी अलग थलग दिखती रही। हाल ही में अभिषेक बैनर्जी का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि हम इंडिया ब्लॉक का हिस्सा तो हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव बंगाल में हम खुद अकेले लड़ेंगे, हमें कांग्रेस की ज़रूरत नहीं है। तो इस बयान पर भी गौर करना पड़ेगा। वैसे भी सीएम ममता बनर्जी की शर्तों पर कांग्रेस मानेगी, उनकी शर्तों को मानकर चलेगी तो विधानसभा में सीट बंटवारा संभव है, लेकिन कांग्रेस को ममता बनर्जी जो जितनी सीटें देंगी उसी पर मानना होगा, ऐसा संभव दिखता नहीं है। इधर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की सियासत में कांग्रेस को खाली हाथ लौटना पड़ा।
जीता हुआ चुनाव कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से हार गई और जलेबियां बांट दी बीजेपी ने। 80 बरस के होने जा रहे भूपेंद्र हुड्डा ने 8 महीनों की जद्दोजहद के बाद विधायकों के समर्थन की ताकत दिखाई और विधायक दल का नेता का पद हासिल कर लिया। ऐसे में चौधरी वीरेंद्र सिंह, कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला, ये जो बड़े नेता हैं वहाँ के, वो जो हुड्डा के विरोधी खेमे से हैं, ये सब नाखुश हो गए। चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे विजेंद्र सिंह तो संगठन से अलग ही सद्भावना यात्रा निकालने रहे। लगातार हार के बाद हरियाणा सरकार में सिर फुटौल अभी भी जारी है, तो यहाँ भी बहुत कुछ काम करने की ज़रूरत है, यूनिटी की ज़रूरत है बड़े नेताओं में खास करके। एक बड़ा टास्क है राहुल गांधी के लिए पंजाब में कांग्रेस की वापसी कराना। जिस तरह से आपको अभी अभी जीत मिली है, कांग्रेस कहीं दूर दूर तक भी दिखाई नहीं दे रही। पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस बेसब्री से इंतजार कर रही है सत्ता वापसी का और एक उम्मीद लगा के बैठी है कि यहां पर हमारी सरकार बन सकती है। लेकिन आप ऐसा होने देगी, ये संभव ही नहीं दिखता। प्रभारी सचिव आलोक शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा बरार के बीच जिस तरह का विवाद चल रहा है, वो पार्टी के लिए नुकसानदेह है। 500 करोड़ का सिद्धू बम फूटा, ये सब ने देखा, जिस पर खुद नवजोत सिंह सिद्धू तो इस समय खामोश हैं, सियासत से दूरी बनाए हुए हैं। लेकिन उनकी पत्नी ने अपनी ही पार्टी पर इतने गंभीर आरोप लगा दिए कि आनन फानन में पार्टी को उन्हें निलंबित करना पड़ा। अब कांग्रेस को डर ये है कि कहीं गुरु यानी नवजोत सिंह सिद्धू ने कहीं बोलना शुरू कर दिया तो फजीयत और ज्यादा होगी। तो सबको संभालते हुए पंजाब के चुनाव की चुनौती भी कम नहीं है। बात करें असम राज्य की, तो बहुत जल्दी वहां भी चुनाव होने हैं और घुसपैठियों से परेशान सीएम शर्मा ने जिस तरह से बिगुल फूका है, कांग्रेस की तैयारी काफी कमजोर लग रही है। असम में कांग्रेस ने हेमंता शर्मा के सामने गौरव गोगोई को कमान दी है, जिन पर पाकिस्तान से कनेक्शन के आरोप लगे हैं। और यहीं से बीजेपी की बी टीम माने जाने वाले बदरुद्दीन अजमल ने अलग चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। ऐसे में हेमंता की हिंदुत्व की राजनीति के सामने अजमल और ओवैसी कांग्रेस को चुनौती देते आ रहे हैं। तो कांग्रेस को सभी राज्यों में चुनाव से पहले अपने भीतर के मुद्दों को जल्द से जल्द सुलझाकर सियासी धरातल पर उतरना होगा, अंदरूनी कलह को खत्म करना होगा और एक दिशा और दशा तय करनी पड़ेगी पार्टी की। वरना आखिरी वक्त पर फैसला टालने और पिछले फैसलों से सबक ना लेकर फालतू की जिद, अदूरदर्शिता से फैसले लेना उन्हें भारी पड़ सकता है। अब आपको क्या लगता है, क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी इसे गंभीरता से लेंगे? अगर नहीं तो फिर इनके पास विकल्प क्या है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।